नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम बाल अवस्था एवं बाल विकास की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी क्लास पहली क्लास हमने कंप्लीट कराई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आज ये दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम बाल अवस्था एवं बाल विकास MP DLED प्रथम वर्ष 801 सब्जेक्ट की। ठीक है, 801 सब्जेक्ट की प्रथम वर्ष की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने 1 से 12 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। अब यहाँ से हम 13 से स्टार्ट करेंगे। यही क्वेश्चन हमने उस क्लास में छोड़ा था, अनाथालय में बच्चों की कठिनाइयाँ। तो जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी जुड़ जाएं क्लास से। चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आप लाइक बहुत कम करते हो, जब तक आपकी लाइक नहीं आएंगी तो हम आगे क्लास नहीं ला पाएंगे। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करो जल्दी से। ठीक है, और बंटी क्लासेस का कोर्स परचेज कर लो, अभी तक नहीं किया है तो नोट्स ले लो जल्दी। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी जुड़ जाओ। शेयर कर दो सभी जगह, इस क्लास को सभी जगह शेयर कर दो। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, साथी जुड़े हों, सभी जगह शेयर कर दो। सभी को हाय हेलो नमस्कार शेयर करो सभी लोग। ठीक है, शेयर कर दो एक बार सभी जगह, जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबसे, और स्टेटस वगैरह लगा दो। ठीक है, तो आगे क्लास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आज ही क्लास में इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। ठीक है, और नोट्स ज़रूर ध्यान से परचेस कर लें भाई। मैं ये कहूँगा, अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते हैं, तो नोट्स परचेस कर लो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अनाथालय में बच्चों की कठिनाई है। अनाथालय होता है, उसमें बच्चों को क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमने पॉइंट में आपको लिख रखा है, अनाथालय में बच्चों को कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। तो पहला पॉइंट है, आंसर आपको लिखना है अनाथालय में होने वाली कठिनाइयाँ या आने वाली समस्याएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना के लिखेंगे भावनात्मक अभाव। जी हाँ दोस्तों, अनाथालय में भावनात्मक अभाव की कमी आती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माता पिता का स्नेह नहीं होता है। ठीक है, माता पिता जो प्रेम देते हैं आपको, वो आपको अनाथालय में नहीं मिलता है। माता पिता का जो प्रेम स्नेह होता है वो अनाथालय में नहीं होता है, इसलिए भावनात्मक अभाव होता है। ठीक है, दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है अनाथालय में। ठीक है, तीसरा देखें, सामाजिक अलगाव। सामाजिक यानी आप अनाथालय में रहते हो तो आप समझ नहीं पाते हो बाहर की चीज़ों को, कि बाहर क्या चल रहा है, समाज कैसा होता है, समाज में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, समाज के बारे में आप नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, व्यक्तिगत ध्यान का अभाव। व्यक्तिगत ध्यान का अभाव रहता है इसमें। पांचवा पॉइंट देखें, पहचान व सुरक्षा की भावना कम होती है। पहचान और सुरक्षा की यानी क्या सही है और क्या गलत है, ये सारी चीज़ें आप नहीं जान पाते हैं, तो इस चीज़ की भी कमी रहती है अनाथालय में। ठीक है, क्योंकि वहाँ अनाथालय में क्या है, एक भरा पूरा परिवार नहीं होता है। आपको पता नहीं चलता है चाचा क्या होता है, चाची क्या होती है, मामी क्या होती है, मामा क्या होता है, मम्मी क्या होती है, पापा क्या होता है, बुआ क्या होती है, ये सारी चीज़ें, दादी क्या होती है। तो इन सभी के स्नेह से आप वंचित रह जाते हैं अनाथालय में। ठीक है, आगे उदाहरण सहित मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप उदाहरण देखें इसका, तो अनाथालय का बच्चा दूसरे से बात करने में झिझक सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, झिझक सकता है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकला है, वो सिर्फ वहीं रहा है अनाथालय में। जो गांव के बच्चे होते हैं और जो शहर के बच्चे होते हैं, ये क्या है, सभी माहौल में घुल मिल चुके होते हैं, ये सभी जगह बाहर भी घूमते रहते हैं, तो इन्हें सारी चीज़ें, इनके अंदर जो डर होता है वो निकल जाता है। लेकिन अनाथालय वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो झिझक रहती है, वो डर रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो इन बच्चों को विशेष स्नेह व मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो अनाथालय वाले बच्चे होते हैं उन्हें विशेष स्नेह यानी इनके लिए स्नेह होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शाला त्याग की समस्या का समाधान है, ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान बताना है, इसके कारण लिखने हैं। शाला यानी कि विद्यालय। साथियों, विद्यालय त्याग क्यों करते हैं बच्चे, उसका कारण बताना है, समस्या बतानी है। ठीक है, तो पॉइंट के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा व किताबें देना। अगर निःशुल्क शिक्षा और किताबें मिलेंगी तो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करेंगे, यानी कि शाला त्याग नहीं करेंगे। उसके बाद मध्याह्न भोजन, यानी कि उन्हें दोपहर में खाना मिलेगा। तो कुछ बच्चे आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वो कुछ बच्चे खाने के लालच से भी स्कूल को छोड़ना बंद करेंगे, स्कूल आएंगे वो डेली खाने के चक्कर में। ठीक है, अभिभावकों को जागरूकता, जो अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे काम करें, स्कूल ना जाएं, तो उनको भी जागरूक करना चाहिए कि अभिभावकों को जागरूक करें कि अपने बच्चे को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो भविष्य में
अच्छा मुकाम हासिल कर सके, उसे सही गलत का पता होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से पता चल सके, उससे नौकरी वोकरी कर सके, अच्छा रोजगार मिल जाए ताकि उसे, ठीक है। तो अभिभावकों को भी जागरूक करना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका छात्रवृत्ति योजना। जी हाँ दोस्तों, छात्रवृत्ति योजना यानी कि पैसे मिलते हैं, तो उसके प्रति इसके बारे में बताना चाहिए कि छात्रवृत्ति योजना भी होगी तो बच्चे आएंगे स्कूल डेली पढ़ने के लिए, ठीक है। शाला त्याग कम होगा इससे। और बाल श्रम रोकना, बाल श्रम को भी रोकना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि 14 साल के बच्चे से, जो कम उम्र वाले बच्चे, उनसे बाल श्रम यानी कि कार्य नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे आप छठा पॉइंट देखेंगे, शिक्षक का सहयोगी व्यवहार। शिक्षक का सहयोगी व्यवहार भी होना चाहिए सही से, ठीक है, बच्चों के प्रति। नीचे आप उदाहरण देखेंगे, मिड डे मील मिलने से गरीब बच्चे स्कूल छोड़ना कम करते हैं। मिड डे मील यानी कि दोपहर का जो भोजन मिलता है, इससे जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्कूल छोड़ना कम करते हैं, मिड डे मील, ठीक है। और निष्कर्ष की बात करें साथियों, तो निष्कर्ष में आप देखेंगे सामाजिक सहयोग व सरकारी योजना ड्रॉप आउट रोक सकती हैं। सामाजिक सहयोग और सरकारी योजनाएं ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल त्याग को रोक सकती हैं, शाला त्याग रोक सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाल श्रम के कारण बताने आपको। तो बाल श्रम के मुख्य कारण हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो बाल श्रम के कौन कौन से कारण हैं वो आपको बताने, ठीक है। बाल श्रम यानी कि बच्चों को, कम उम्र वाले बच्चों से काम कराने का जो कारण है वो आपको बताने, ठीक है। तो इसमें पहला कारण है ये गरीबी। गरीबी मेन कारण है इसका, सबसे मेन कारण होता है गरीबी। गरीबी कैसे, मतलब गरीबी जिनके घर पे कुछ खाने के लिए नहीं, पैसे की कमी है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे बाल श्रम करवाते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चों पे काम करवाते हैं। कहीं ईंटों के भट्टों पे बेच देते हैं, यहीं दोपहरी में कहीं पे कुछ बेच देते हैं, चलती बसों में पानी की बोतल बेचने के लिए। तो ये क्या है, सब बाल श्रम ही है। छोटे छोटे बच्चों पे काम कराते हैं रोजगार के लिए, खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, ठीक है। तो बेरोजगारी, जो गरीबी है, वो सबसे मेन कारण है। दूसरा पॉइंट आप बेरोजगारी लिख सकते हैं, ठीक है। बाल श्रम के कारण बेरोजगारी होता है। अशिक्षा यानी कुछ बच्चों को पता ही नहीं है बाल श्रम क्या होता है। अशिक्षित बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो अशिक्षा, जो माता पिता अशिक्षा होते हैं, मतलब अशिक्षित होते हैं, उन्हें पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बाल श्रम पे ज़्यादा जोर देते हैं। ना तो खुद पढ़े हैं, ना बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है, ठीक है। तो अशिक्षित लोग भी ये होता है, ये कारण भी होता है, अशिक्षा वाला भी। चौथा पॉइंट में आप देखो परिवार का दबाव। परिवार का दबाव भी रहता है कुछ बच्चों पे, तब भी वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बाल श्रम का कारण है। आगे देखें, यहाँ पे पांचवा पॉइंट देखें, सस्ते श्रमिक की मांग होती है। सस्ते श्रमिक की मांग, कानून का कमज़ोर पालन करना, ठीक है। कानून का कमज़ोर पालन करना यानी कानून को नहीं मानते कुछ लोग, तो वो भी, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के थ्रू आप देखेंगे, यहाँ पे गरीब परिवार का बच्चा स्कूल छोड़कर दुकान पर काम करने लगता है, ठीक है। गरीब परिवार वाले बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं और दुकानों पे या ईंटों के भट्ठों पे या कहीं और फैक्ट्री वगैरह में काम करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निष्कर्ष देखें इसका। बाल श्रम सामाजिक व आर्थिक समस्या है जिसका समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है, ठीक है। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें, अगर सामूहिक सभी मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। जो बाल श्रम एक कैसी समस्या है, सामाजिक व आर्थिक समस्या है। निष्कर्ष आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आप अच्छे से एक बार और पढ़ लें, अपने शब्दों में आप पढ़ें से, अच्छे से क्वेश्चन को समझें, फिर उसके प्रश्न को समझें, उत्तर को समझें, ठीक है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हमने पॉइंट बना के लिखे हैं, एग्जामिनर भी खुश होगा, आप भी इसे अच्छे से याद हो जाए, ताकि इसलिए हमने ये पॉइंट बनाया। अब बाल श्रम उन्मूलन के उपाय लिखिए। बाल श्रम उन्मूलन के उपाय, ठीक है। बाल श्रम रोकने के उपाय हैं ये, तो सख्त कानून लागू करना, ठीक है। बाल श्रम कैसे रोका जा सकता है, बाल श्रम उन्मूलन यानी कि बाल श्रम को रोकने के उपाय बताने हैं आपको, ठीक है। तो पहला उपाय क्या है, सख्त कानून लागू करना, ठीक है। कानून सख्त रहेगा, जैसे कि छोटे बच्चों पे काम कराया जाएगा तो उसे ये सज़ा मिलेगी। एकदम सख्त कानून होगा तो बच्चों पे जो पेरेंट्स लोग हैं या और भी कोई लोग हैं वो काम कराना बंद कर देंगे, ठीक है। कानून से, कानून के डर के मारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त शिक्षा व छात्रवृत्ति। अगर सही टाइम पे मुक्त शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन रहेगी तो बच्चे स्कूल में आएंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई सा भी हो, फ्री शिक्षा मिलेगी बच्चों को तो वो पढ़ने आएंगे, ठीक है। छात्रवृत्ति भी मिलेगी तब भी आएंगे वो पैसों के चक्कर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता। जो गरीब परिवार हैं ज़्यादा, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ना कि किसी काम के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए बाल श्रम के लिए, कि जागरूकता फैलानी चाहिए सभी जगह। जागरूकता फैलेगी तो बाल श्रम रुकेगा, ठीक है, बंद होगा।
और 5वां पॉइंट आप देख सकते हैं एनजीओएस और वह सरकार का सहयोग भी रहेगा इसमें, तो भी बाल श्रम ये रोका जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे, यदि परिवार को आर्थिक सहायता मिले तो वह बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे। ठीक है, परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे। जैसे आप यहाँ पे निष्कर्ष निकाला हुआ है हमने, निष्कर्ष देखें, शिक्षा प्लस कानून प्लस जागरूकता, अगर ये तीनों मिलती हैं बाल श्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा यानी शिक्षित करेंगे लोगों को आप, प्लस में आप कानून का भी सहयोग लेंगे और जागरूकता फैलेगी तो बाल श्रम क्या हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इन पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स ले लो, अभी तक नहीं लिया है आपने तो भाई नोट्स ले लो, जल्दी कोर्स परचेस कर लो। कब करोगे आप, एग्जाम नज़दीक है आपके, कोर्स जल्दी परचेस कर लो और तैयारी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, विकास में होने वाले परिवर्तन बताने पहले आप समझिए विकास होता क्या है। ठीक है, विकास जीवन भर चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, लगातार चलती रहती है, क्रम बाई क्रम। विकास क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं है, जिससे कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, विकास जीवन भर चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है जिससे कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार की बात करें, विकास होने वाले परिवर्तन के जो प्रकार हैं, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं आप यहाँ पे देखेंगे। शारीरिक परिवर्तन यानी लंबाई, वजन, शक्ति आदि बढ़ना। ठीक है, मानसिक परिवर्तन, सोचने व समझने की क्षमता, भावनात्मक, भावनाओं को नियंत्रित करना, सामाजिक, दूसरे से संबंध बनाना, और भाषाई या बोलना व समझना। ठीक है, आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं, शिशु पहले बोल नहीं पाता, बाद में शब्द बोलने लगता है। ठीक है, निष्कर्ष निकालें, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास कैसा है, बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष जुड़े होते हैं। ठीक है, विकास कैसा होता है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें। स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें बतानी है तो पहले समझिए स्वाभाविक अवलोकन होता क्या है। ठीक है, स्वाभाविक अवलोकन वह विधि है जिसमें बच्चे के व्यवहार को उसकी प्रकृति स्थिति में देखा जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे के व्यवहार को उसकी प्राकृतिक स्थिति में देखा जाता है। तो ये क्या है, स्वाभाविक अवलोकन है। तो इसकी जो मुख्य बिंदु हैं, जो मैं आवश्यक बिंदु हैं, वो आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हमने 6 बिंदु लिख रखे हैं, तो 6 बिंदु को आप समझिएगा। पहला बिंदु कहता है बच्चे के प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन। ठीक है, और दूसरा बिंदु देखें, बिना हस्तक्षेप के निरीक्षण और निष्पक्ष दृष्टिकोण। और चौथा बिंदु आपका नियमित व व्यवस्थित नोट्स, नियमित व व्यवस्थित नोट्स। और 5वां समय, स्थान व परिस्थिति का उल्लेख। छठा आपका व्यवहार का सही विश्लेषण। ठीक है, व्यवहार का सही विश्लेषण। तो आपके जो 6 पॉइंट हैं। आगे उदाहरण देखें, यहाँ पे उदाहरण कह रहा है, खेलते समय बच्चे का व्यवहार देखकर उसके सामाजिक कौशल समझे जा सकते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष की बात करें तो आप निष्कर्ष में देखेंगे, स्वाभाविक अवलोकन बच्चों के वास्तविक व्यवहार को समझने की सबसे विश्वसनीय विधि है। ठीक है, कैसी विधि है, सबसे विश्वसनीय विधि है बच्चों के वास्तविक व्यवहार को समझने के लिए, स्वाभाविक अवलोकन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गत्यांशों विकास का महत्व। शारीरिक गत्यांशों विकास का महत्व बताइए। तो हमें शारीरिक गत्यांशों विकास का महत्व बताना है, यानी कि शारीरिक गत्यांशों विकास यानी स्थूल कौशल। ठीक है, स्थूल गत्यांशों कौशल। ठीक है, तो यहाँ पे शारीरिक गत्यांशों विकास से आज से मतलब बच्चे के शरीर की मांसपेशियों व अंगों के समन्वय से होता है, जिसमें बच्चा चलना, पकड़ना, दौड़ना आदि सीखता है। ठीक है, शारीरिक गत्यांशों विकास के महत्व को देखें, जो हमने पॉइंट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे पॉइंट देखें, पहला पॉइंट देखें, महत्व देखेंगे, स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, स्वतंत्रता की भावना, बच्चा स्वयं चलना फिरना सीखता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखें, समन्वय क्षमता, हाथ पैर आँख हाथ तालमेल विकसित होता है। ठीक है, समन्वय क्षमता में क्या होता है, हाथ पैर आँख हाथ तालमेल विकसित होता है। नेक्स्ट देखें, तीसरे नंबर का महत्व देखें, स्वास्थ्य सुधार, सक्रिय शरीर रोगों से बचाता है। ठीक है, सक्रिय शरीर रोगों से बचाता है। चौथा पॉइंट देखें, आत्मविश्वास वृद्धि, खेल कूद में भाग लेने से आत्मबल बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें पॉइंट देखें, 5वां मैथ कह रहा है सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता यानी कि शारीरिक गतिविधि से मस्तिष्क सक्रिय होता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों से क्या होता है, मस्तिष्क सक्रिय रहता है और सक्रिय होता है। छठा महत्व देखें सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता में आप लिखेंगे खेल के माध्यम से मित्र बनते हैं। ठीक है, खेल के माध्यम से मित्र बनते हैं। यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो आप उदाहरण देख सकते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसका संतुलन व आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या होता है, संतुलन व आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं कि हाँ मैं सीख गया साइकिल चलाना। ठीक है, फिर वो आगे और प्रयास करता है नई नई एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना के लिखे हैं, सभी के आंसर तो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट बनाकर तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना है, गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, ऐसे आपको आंसर देना है। तो पहले पॉइंट लिखेंगे आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में आप लिख सकते हैं जन्मजात शारीरिक क्षमता का विकास गति तय करती है। ठीक है, जन्मजात शारीरिक क्षमता विकास की गति तय करती है। नेक्स्ट आप पोषण लिख सकते हैं, संतुलित आहार से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, आप ये लिख सकते हैं पोषण में। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य स्थिति। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप स्वास्थ्य स्थिति, बीमार बच्चा गतिविधियों में कम भाग लेता है। ठीक है, बीमार बच्चा कम गतिविधियों में क्या लेता है, कम भाग लेता है। और भी पॉइंट है यहाँ पे, हमने ये 3 पॉइंट और जोड़ रखे, 6 पॉइंट बताएं टोटल, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट भी देख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखें अभ्यास व अवसर लिख सकते हैं। अभ्यास अवसर में आप लिखेंगे खेलने के अवसर मिलने से कौशल बढ़ता है। ठीक है, खेलने के अवसर मिलने से कौशल बढ़ता है। 5वां पॉइंट आप पर्यावरण लिख सकते हैं, सुरक्षित व खुला वातावरण विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ाता है। नेक्स्ट आप छठा पॉइंट लिख सकते हैं प्रोत्साहन माता पिता व शिक्षक का उत्साहवर्धन आवश्यक होता है। ठीक है, प्रोत्साहित करना भी अच्छा रहता है माता पिता और शिक्षक का। चलिए नेक्स्ट इसके उदाहरण और निष्कर्ष भी आप देख सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो जिस बच्चे को रोज खेलने का मौका मिलता है उसकी दौड़ने व पकड़ने की क्षमता बेहतर होती है। ठीक है, जिस बच्चे को रोज़ खेलने का मौका मिलता है उसकी दौड़ने की व पकड़ने की क्षमता कैसी होती है, बेहतर होती है। जैसे निष्कर्ष यहाँ पे आप देखेंगे सही पोषण प्लस अभ्यास प्लस वातावरण, अगर तीनों मिल जाते हैं, सही पोषण और अभ्यास और वातावरण मिलता है तो क्या होता है, बेहतर गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा। बेहतर गत्यात्मक विकास करने के लिए आप ये निष्कर्ष दे सकते हैं सही पोषण प्लस अभ्यास प्लस वातावरण, तीनों को मिलाकर क्या होता है, बेहतर गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस के कोर्स को परचेस नहीं किया है तो आप कोर्स परचेस कर लें और बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। ठीक है, MPDLED कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। MPDLED कोर्स फुल कोर्स खरीदें जल्दी, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं आसान भाषा में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छे से नोट्स को समझाया गया है और ये सारी PDF आपको नोट्स यानी कोर्स वाले चैनल में मिलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है उनको ये PDF मिल गई होंगी, वीडियो लेक्चर भी मिल गए होंगे और भी अन्य नोट्स बनाए गए हैं जो तैयार किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, वो सभी मिल गए होंगे। तो आपको जो कोर्स खरीदने वाले बच्चों को साथ में क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, PYQ मिलेंगे 2020 से 25 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, वीडियो क्लास मिलेंगी, ब्लूप्रिंट और एग्जाम पेपर मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे। ठीक है, के नंबर के कौन से क्वेश्चन है, किस यूनिट से लिया गया, पेन से लिखे तो नोट्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की वीडियो क्लास मिलेगी, एक स्पेशल ग्रुप मिलेगा जिसमें MPDLED एग्जाम की जानकारी सबसे पहले आपके पास आएगी। आपका कॉलेज आपको जानकारी दे या ना दे, लेकिन बंटी क्लासेस आपको ज़रूर जानकारी देगा और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा और एग्जाम तक फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो MPDLED की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करना है, इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, ओनली आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके अपनी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं MPDLED एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताने।
तो बंटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपने लाइक नहीं किया है, मुझे पता है आपने लाइक बिल्कुल नहीं किया। लाइक तो बहुत है भाई, व्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। बच्चे जुड़ रहे हैं तो वैसे लाइक भी करें, ठीक है, लाइक करो जल्दी से। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भाषा विकास को समझा दूँ। भाषा विकास बच्चे की बोलने की, सुनने की व समझने की व अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास है, ठीक है। भाषा विकास क्या है? भाषा विकास बच्चे के बोलने, सुनने, समझने व अभिव्यक्ति की क्या है? क्षमता का विकास है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य कारक देखेंगे, पहला कारक देखें पारिवारिक वातावरण, दूसरा सुनने की क्षमता, तीसरा सामाजिक संपर्क, चौथा मानसिक स्तर और पांचवा आप देखें शिक्षा व पढ़ने की आदत, और छठा यहाँ पे देखेंगे आप, छठा देखेंगे आप यहाँ पे प्रोत्साहन व संवाद, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जिस बच्चे से माता पिता रोज बात करते हैं उसकी शब्दावली कैसी होती है? तेज बढ़ती है, ठीक है, तेज बढ़ती है। और निष्कर्ष में आप देख सकते हैं, निष्कर्ष में भाषा विकास वातावरण और अभ्यास दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। भाषा विकास किस किस पे निर्भर करता है? वातावरण और अभ्यास दोनों पर निर्भर करता है। आप किस कैसे वातावरण यानी किस कैसे माहौल में रहते हैं, आप जैसे माहौल में रहते हैं आप वैसा ही सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण कौशल का महत्व बताना, यानी श्रवण यानी सुनना, श्रवण कौशल का आपको महत्व बताना है। तो श्रवण कौशल का अर्थ देंगे, अर्थ ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता। श्रवण कौशल का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता। श्रवण कौशल यानी सुनना, आपके लिए सुनना बेहतर होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे सुनते हैं? ध्यानपूर्वक सुनना ही क्या है? श्रवण कौशल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका महत्व देखें, श्रवण कौशल की कुछ महत्व जो हमने लिख रखे हैं। सही समझ विकसित होती है, पहला पॉइंट हमने लिखा है, सही समझ विकसित होती है। श्रवण कौशल का महत्व है सही, इससे क्या होता है? सही समझ विकसित होती है, सीखने की गति बढ़ती है, सीखने की गति बढ़ती है, भाषा विकास में मदद मिलती है, भाषा विकास में मदद मिलती है, अनुशासन व ध्यान में सुधार आता है, ठीक है। श्रवण कौशल से क्या आता है? अनुशासन व ध्यान में सुधार आता है, संचार कौशल मजबूत होते हैं। श्रवण कौशल से क्या होता है? संचार कौशल मजबूत होते हैं, ठीक है। उदाहरण देखें और निष्कर्ष भी देखें, ये इंपॉर्टेंट भैया, उदाहरण से ही समझ में आता है और निष्कर्ष से। जो विद्यार्थी ध्यान से सुनता है वह निर्देश जल्दी समझता है और गलती कम करता है, ठीक है। जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, अगर आप उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप मैं सर क्या पढ़ा रहे हैं और शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जो विद्यार्थी ध्यान से सुनता है वो निर्देश जल्दी समझता है और गलती कम करता है। जैसे मैथ का क्वेश्चन आपको करा दिया बोर्ड पे शिक्षक ने, टीचर ने, और आप में से एक बच्चे ने ध्यान से सुना तो वो जल्दी समझ आएगा उसके और जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकता है। उसी टाइप के और भी क्वेश्चन करा सकता है वो, तो आप उसे जल्दी कर सकते हैं। जिस बच्चे ने नहीं ध्यान से सुना, ध्यानपूर्वक नहीं समझा उसे, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें निष्कर्ष में बात करें, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता और सफल विद्यार्थी बनता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो आप अच्छे से बोल भी सकते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं सुनते हैं तो आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, तो आप सफल विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। जैसे भी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अभी श्रवण कौशल ही तो कर रहे हैं आप लोग। जैसे बेबी मैं मेरी शक्ल आपको नहीं दिखाई दे रही है ना, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बस ओनली मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मैं जो लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बोली को अगर आप सही से नहीं सुनते हैं तो आप इसे एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता यानी कि बोलने वाला बनता है। अगर आप अच्छा सुनोगे तभी अच्छा बोल पाओगे और सफल विद्यार्थी बनोगे, तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसमें परिवार की कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका आपको बतानी है, ठीक है। तो परिवार बच्चे का पहला सामाजिक विद्यालय होता है, ठीक है। परिवार क्या होता है साथियों? परिवार बच्चे यानी बालक का पहला सामाजिक विद्यालय होता है, ठीक है, परिवार। इसकी जो मुख्य भूमिका है जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, पॉइंट बना के मुख्य भूमिका एक एक करके आपको बताएंगे। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ आप भी पढ़ते चले, देखते चले, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो इसकी जो पहली भूमिका है साथियों, मुख्य भूमिका हमने लिख रखी है। जो पहली भूमिका देखेंगे, सामाजिक नियम सिखाना, ठीक है, सामाजिक नियम सिखाना, भ्रष्टाचार व व्यवहार सिखाना, नैतिक मूल्य प्रदान करना और सहयोग व साझा करना सिखाना, ठीक है, सहयोग व साझा करना सिखाना और आत्मविश्वास बढ़ाना। तो ये पॉइंट आपको लिख देने अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो। भावनात्मक
सुरक्षा देना, ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा देना। और उदाहरण सहित आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि परिवार में सब मिलकर काम करते हैं तो बच्चा सहयोग करना सीखता है, ठीक है। परिवार में यदि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो अगर सभी मिलकर रहते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बच्चा भी वह सीखता है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चा सहयोग करना सीखता है। निष्कर्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं, सकारात्मक पारिवारिक वातावरण सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, ठीक है। सकारात्मक पारिवारिक वातावरण सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि जैसा सकारात्मक व्यवहार पारिवारिक वातावरण रहेगा वैसा ही बच्चे के अंदर वही व्यवहार आएगा, ठीक है। सकारात्मक रहेगा तो सकारात्मक आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा वातावरण रहेगा जैसा ही बच्चा ढल जाएगा उसी वातावरण के हिसाब से, ठीक है। लगाव के सांस्कृतिक घटक बताने, लगाव यानी अटैचमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे लगाव अटैचमेंट यानी कि लगाव बच्चे और देखभालकर्ता के बीच भावनात्मक संबंध है जो संस्कृति से प्रभावित होता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक घटक देंगे यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। तो पहला यही है पालन पोषण की परंपराएं, ठीक है, पालन पोषण की परंपराएं। दूसरा देखें परिवार संरचना यानी कि संयुक्त यानी एकल परिवार, संयुक्त परिवार या एकल परिवार है, ठीक है। सामाजिक मूल्य व विश्वास, सामाजिक मूल्य व विश्वास, अनुशासन शैली, ठीक है, अनुशासन शैली भी होनी चाहिए। भाषा व संचार शैली होनी चाहिए, भाषा व संचार शैली, ठीक है। और देखें यहाँ पे छठा पॉइंट देखें सामाजिक रीति रिवाज भी होने चाहिए, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, उदाहरण में संयुक्त परिवार में बच्चा कई लोगों से जुड़ाव महसूस करता है जिससे उसका सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। संयुक्त परिवार में बच्चा कई लोगों से जुड़ाव महसूस करता है जिससे उसका सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी सामाजिक में सभी लोग होते हैं, चाचा बुआ ताई ताऊ और भी लोग होते हैं, मामा मामी दादा दादी बाबा सभी लोग होते हैं। तो वो सभी लोग रहते हैं तो बच्चा क्या कहता है, जुड़ाव महसूस करता है सभी लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष भी आप देखें, संस्कृति निष्कर्ष भी एक बार देखें आप। संस्कृति बच्चे के भावनात्मक संबंधों की गुणवत्ता और शैली तय करती है, ठीक है, संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करो भाई, क्लास को लाइक करो यार, लाइक नहीं किया आपने, लाइक करो जल्दी से। और नोट्स परचेस कर लो अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण संस्थाएं बतानी है, ठीक है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण, पहले आप समझिए समाजीकरण होता क्या है, ठीक है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा समाज के नियम मूल्य व्यवहार और संस्कृति सीखता है, ठीक है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा समाज के नियम मूल्य और व्यवहार और संस्कृति को सीखता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य अभिकरण है, पहले आप मुख्य अभिकरण देखिए। समाजीकरण के मुख्य अभिकरणों की बात करें तो यहाँ पे मुख्य अभिकरण में पहला अभिकरण देखें परिवार, ठीक है। परिवार में क्या है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। परिवार के साथियों सबसे पहला यानी कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान की बात करें तो वो परिवार होता है एक बच्चे के लिए। इसमें भाषा शिष्टाचार और संस्कार सीखता है, ठीक है। बच्चा क्या सीखता है इसमें, भाषा शिष्टाचार और संस्कार सीखता है। दूसरे नंबर पर विद्यालय आता है, औपचारिक शिक्षा का केंद्र, ठीक है। विद्यालय होता है औपचारिक शिक्षा केंद्र, इसमें अनुशासन सहयोग नेतृत्व गुण विकसित करता है, ठीक है। अनुशासन सहयोग नेतृत्व गुण विकसित करता है बच्चा इसमें विद्यालय में, ठीक है। तीसरा मित्र समूह, समान आयु के बच्चे यानी समान एक जैसी एज वाले बच्चे सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ठीक है। सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी हैं, ये भी देखें आप। चौथा पॉइंट देखें समाज व समुदाय सामाजिक परंपराएं और नियम सिखाते हैं, ठीक है। समाज व समुदाय क्या सिखाते हैं, सामाजिक परंपराएं और नियम सिखाते हैं। पाँचवें नंबर पर मीडिया में यानी टीवी मोबाइल ज्ञान और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। टीवी और मोबाइल यानी सोशल मीडिया की बात करें तो टीवी और मोबाइल क्या करते हैं, ज्ञान और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। छठे नंबर पे देखा धार्मिक संस्थाएं यानी नैतिक मूल्य और आस्था विकसित करते हैं, ठीक है। नैतिक मूल्य और आस्था विकसित करती है धार्मिक संस्थाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उदाहरण देखिए एक बार। उदाहरण से आपको क्लियर समझ में आ जाता है, स्पष्ट उदाहरण यानी बच्चा घर में
नमस्ते करना सीखता है। बच्चा घर में क्या है, नमस्ते करना सीखता है, और स्कूल में अनुशासन और दोस्तों से सहयोग सीखता है। ठीक है, तीनों चीज़ इसमें क्लियर कर रखी हैं। यानी बच्चा घर में नमस्ते करना सीखता है, स्कूल में अनुशासन और दोस्तों से सहयोग करना सीखता है। ठीक है, और निष्कर्ष में आप देख सकते हैं समाजीकरण एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं मिलकर बच्चे का व्यक्तित्व बनाती हैं। ठीक है, बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, तो इसके अंदर कई सारी संस्थाएं आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है साथ ही उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका आपको बतानी है। तो यहाँ पे मुख्य भूमिका हमने लिख रखी है, तो इसके 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट हम आपको बताते हैं शिक्षक की समाजीकरण में भूमिका। ठीक है, पहली भूमिका देखेंगे आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करना, दूसरी भूमिका सामाजिक नियम सिखाना, तीसरी भूमिका ये शिक्षक की भूमिका साथ ही शिक्षक की बता रहे हैं समूह गतिविधियों द्वारा सहयोग सिखाना और नैतिक मूल्यों का विकास, अनुशासन बनाए रखना और सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, तो ये क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका के ये 6 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ें, ध्यान दें। ठीक है, उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। शिक्षक यदि सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार करता है तो बच्चे समानता का महत्व सीखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में आप देख सकते हैं शिक्षक समाजीकरण का मार्गदर्शक होता है जो बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ठीक है, कैसा नागरिक बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। ये कौन बनाता है, शिक्षक बनाता है। समाजीकरण का मार्गदर्शन करता है शिक्षक, और जो बच्चों को क्या बनाता है, जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। विकास के संबंध में आपको विभिन्न दृष्टिकोण बनाने हैं। विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। ठीक है, विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक, जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। तो उनमें से जो मुख्य दृष्टिकोण है वो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, तो आप इन्हें देखते हैं। पहले 3 देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैविक दृष्टिकोण पहला देखेंगे। जैविक दृष्टिकोण, इसमें विकास आनुवंशिकता व शरीर की संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, जैविक दृष्टिकोण में जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और शरीर की संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसमें वातावरण और अनुभव से व्यवहार बनता है। ठीक है, वातावरण और अनुभव से व्यवहार बनता है। तीसरा देखें संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, इसमें सोच, तर्क और समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हुए, आगे बढ़ते हुए आगे बताएं आपको। चौथा पॉइंट देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, भावनाएं और अवचेतन मन विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, भावनाएं और अवचेतन मन विकास को प्रभावित करते हैं। और पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। समाज और संस्कृति विकास को दिशा देते हैं। समाज और संस्कृति विकास को क्या करते हैं, दिशा देते हैं। अब आप इसे उदाहरण सहित और निष्कर्ष के थ्रू समझ सकते हैं अच्छे से। तो उदाहरण में यदि बच्चे को प्रेरणादायक वातावरण मिले तो उसकी बुद्धि कैसी होती है, व्यक्तित्व तेजी से विकसित होती है। ठीक है, उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व तेजी से विकसित होते हैं। और निष्कर्ष में आप देखें विकास बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए सभी दृष्टिकोणों का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, विकास कैसा होता है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है विकास जो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, विकास कभी रुकता नहीं है, जीवन भर चलता रहेगा। जब तक आप जीवित हैं आपका विकास होता रहेगा। समावेशी शिक्षा का महत्व, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का महत्व। तो पहले आप ये समझिए समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ जाने सबसे पहले सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर देना। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर देना, जैसे कि सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे, कमज़ोर बच्चे, होशियार बच्चे, जैसे भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, काफ़ी बच्चे होशियार भी होंगे, काफ़ी बच्चे कमज़ोर भी होंगे, दिव्यांग भी होंगे, जाति धर्म यानी कि कोई नीची जाति का होगा, कोई ऊंची जाति का हो, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक जैसी शिक्षा प्रदान करना, एक समान व्यवहार करना, यानी एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़िए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों में आएगा सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे और कमज़ोर वर्ग के बच्चे को एक ही कक्षा में समान अवसर देना, यानी एक ही कक्षा के अंदर सभी को बैठाकर अच्छे से समझाना एक ही लाइन में। ठीक है, और इसका महत्व देगा जो समावेशी शिक्षा के महत्व है वो आप यहाँ पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 6 पॉइंट बनाए जो समावेशी शिक्षा के महत्व को बताते हैं। समान शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। समावेशी शिक्षा भेदभाव कम करता है। इसमें
इसमें क्या होता है, भेदभाव कम होता है, सामाजिक समानता बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, आत्मविश्वास विकसित करता है, सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ती है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाता है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाता है। तो ये 6 पॉइंट थे, हमने बताए थे समावेशी शिक्षा के महत्व के। तो आप ये लिख सकते हैं, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से और याद कीजिएगा। ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 2026 वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MP DLED के जो हमने आपको कराए हैं। ठीक है, उदाहरण सहित समझेंगे। उदाहरण के, यदि एक कक्षा में सामान्य और दिव्यांग बच्चे साथ पढ़ते हैं तो दोनों एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। ठीक है, उदाहरण एकदम अच्छा उदाहरण है, आपको समझ आ रहा होगा। यदि एक कक्षा में सामान्य बच्चे हों और उसी में दिव्यांग बच्चे हों और वे एक साथ ही पढ़ते हैं तो दोनों एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे। निष्कर्ष आप यहाँ पे देखेंगे, समावेशी शिक्षा समाज में समानता, सहयोग और मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाती है। समावेशी शिक्षा है वो क्या करती है, समानता, सहयोग और मानवीय मूल्यों को क्या करती है, मजबूत बनाती है। ठीक है, मजबूत बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और बंटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो भाई। मैं तो यही कहूँगा, कंजूसी बिल्कुल मत करो, कोर्स परचेस कर लो, कोर्स परचेस कर लो। आपको नंबर स्क्रीन दिखाई दे रहा है 7240 28 72 81। जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करो, कॉल इस पे लगेगा नहीं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हैं MP DLED का और अच्छा स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो आपको नोट्स वगैरह PYQ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ब्लूप्रिंट, पेन से लिखित नोट्स बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही MP DLED की जानकारी, तो आप नोट्स ले सकते हैं। जल्दी से बंटी क्लासेस के इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, नहीं तो बाद में पछताओगे। अभी टाइम है तो नोट्स ले लो, उन्हें पढ़ो और अच्छी तैयारी करो। बुक्स वगैरह आपकी समझ में नहीं आएगी, बहुत लेंथी होती हैं, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लो जल्दी से, आपके पास टाइम है तो नोट्स ले लो जल्दी से, थोड़े पैसे खर्च करो और अच्छी तैयारी करो। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दो, सभी जगह शेयर कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो सभी बच्चे देख लेंगे। आप इसे 2-3 बार देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और कोर्स परचेस करके ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये नोट्स परचेस कर लेना। ठीक है, नोट्स खरीद लो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी सभी आपको मिल जाएंगे कोर्स में। ठीक है, तो आप कोर्स लें, बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट तीसरी क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तीसरी क्लास में मिलेंगे, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।